हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 के चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1227 में। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य में क्या प्रभाव पड़ा? पहला है, चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य 2 चरणों में विभाजित था। दूसरा है, पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्रों चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। तीसरा है, दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। अगला प्रश्न है, चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किसे लाभ नहीं मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान को। चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। अगला प्रश्न है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,000। चंगेज खान उन विभिन्न जनजाति समूहों को, जो उसके महासंघ के सदस्य थे, की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल, कबीले और
सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थे। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजाति समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने पुरानी पद्धति में कुल, कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयों को एक साथ समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंगेज खान ने। चंगेज खान उन विभिन्न जनजाति समूहों को उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल, कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजाति समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कुछ व्यक्ति चंगेज खान के रक्त भाई थे। ये व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुयायी का एक समूह जिसने कई वर्षों तक गंभीर विपत्तियों के बावजूद चंगेज खान की निष्ठापूर्वक सेवा की थी। नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा या सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। अगला प्रश्न है, चंगेज खान के पुत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंगेज खान के अनुसार उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित कर दी। दूसरा है, अपने ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। तीसरा है, दूसरे पुत्र चागताई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। तीसरा है, अपने सबसे छोटे बेटे तोलेय पुत्रों को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर का पठार का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। उपर्युक्त कथन में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पठार का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां निर्धारित की, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी।
परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोझ सरदारों की परिषद में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खां ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओगोदेई खां। चंगेज खां ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई खां उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खां का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे। अगला प्रश्न है, चंगेज खां द्वारा अपनाई गई हर कारा पद्धति जिसका संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संबंध रखा जाए। चंगेज खां ने पहले से ही फुर्तीली हर कारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैयार रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर कारा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंगेज खां ने एक फुर्तीली हर कारा पद्धति अपनाई, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। दूसरा है, इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। तीसरा है, इस पद्धति में यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चौथा है, चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात हर कारा पद्धति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही दिया हुआ है। चंगेज खां ने पहले से ही एक फुर्तीली हर कारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते हैं। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। अगला प्रश्न है, मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के फारसी में डैश और मंगोल भाषा में डैश जारी किए जाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेजा और जेरेस। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पेजा और मंगोल भाषा में जेरेस जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक एक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, 1230 के दशक में मंगोलों ने चीन के किस वंश के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन वंश। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के
चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मंगोल नेताओं ने उत्तरी चीन पर कब्जा कर समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित करने का विचार रखा। दूसरा है, गजन खा जो चंगेज खा के सबसे छोटे पुत्र तोलाई का वंशज था, उसने अपने परिवार और सेनापतियों को आगाह किया कि वे कृषकों को न लूटे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खा का पोता कुबलई खा कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खा जो चंगेज खा के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियां चंगेज खा को भी हैरानी में डाल देती थी। अगला प्रश्न है, मंगोल के किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंजन खा। गजन खा पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया जिसे संभवतः उसे ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, चीन और ईरान पर शासन करने के लिए किस राजवंशों ने युवान और इलखानी वंशों की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोलुई। चंगेज खा के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चरागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युवान और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्र पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्र पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया तथा रूस के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलीं। अगला प्रश्न है, मंगोल के किस शासक ने सुनहरा गिरोह का गठन कर रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जोची। चंगेज खा के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युवान और इलखानी वंशों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया तथा रूस के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के किस शहर ने बताया कि 400 सैनिकों ने गढ़ की रक्षा की और इल-खानिद क्रॉनिकल ने बताया कि गढ़ पर हमला में 30,000 सैनिक मारे गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुखारा।
फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इलखानी इतिहास वृत्त ने यह विवरण दिया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इलखानी विवरणों में अभी भी चंगेज खां की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसी चंगेज खां ने की थी। अगला प्रश्न है, चीनी मंत्री येलू चुत्साई ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1230 के दौरान। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवेनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से चंगेज खां की विधि संहिता कहलाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यास। डेविड आई लॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक रूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, अज्ञप्ति व आदेशा। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, नियम संहिता यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह संहिता महान खां की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने यास को प्रस्तुत किया था। दूसरा है, यह नियम संहिता जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां ने 1206 किरिलताई में लागू की थी। तीसरा है, इससे प्रारंभिक स्वरूप में यास को यासक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। उपर्युक्त कथन में से सत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। डेविड आई लॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि, आज्ञप्ति व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंगेज खां को मंगोलों का सबसे महान नेता नहीं बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने मंगोलों को फ्रांसीसी शोषण से मुक्त कराया।
मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनः स्थापित किया, जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेज खां के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंगोल शासक किस धर्म और आस्थाओं से संबंध रखते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, समन, बौद्ध और ईसाई। मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, समन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत कभी नहीं थोपे थे। अगला प्रश्न है, क्या कारण था कि तैमूर स्वयं को सम्राट घोषित करने में हिचकिचा रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 बदलती परंपराएं 3 वर्ग से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।